मार्वल ने फाइनली वो काम कर दिया जो फैंस इतने सालों से मांग रहे थे। उन्होंने पनिशर को फिर से डेंजरस बना दिया। द पनिशर वन लास्ट किल देखने के बाद मुझे एक ही चीज फील हुई, ये बंदा MCU के बाकी के हीरोज के साथ फिट ही नहीं बैठता। बिकॉज फ्रैंक कैस्टल कोई हीरो नहीं है, वो एक वॉकिंग नाइटमेयर है उन लोगों के लिए जिनके पीछे वो पड़ जाए, और शायद इसी वजह से ये स्पेशल काम करता है। अब सबसे पहले मैं तुमको बता दूं, अगर तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ये कोई ह्यूज मार्वल मूवी लेवल इवेंट होने वाला है, मल्टीवर्स, कैमियोस, स्पाइडरमैन अपीयरेंस या एवेंजर्स टाइप सेटअप, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। दिस इज वेरी पर्सनल पनिशर स्टोरी। सिर्फ 45 मिनट का स्पेशल है, लेकिन सरप्राइजिंगली इसका टोन बहुत हैवी है। मुझे पता है बहुत लोग बोलेंगे 45 मिनट, ये तो एक टीवी एपिसोड हुआ। मैं भी स्टार्टिंग में एग्जैक्टली वही सोच रहा था, बिकॉज कॉन्सेप्ट जेन्युइनली बड़ा फील होता है। इस स्टोरी को इजीली एक फुल मूवी या मिनी सीरीज बनाया जा सकता था, लेकिन स्पेशल देखने के बाद मुझे समझ में आया कि मार्वल एक्चुअली क्या करना चाहता है। ये प्रोजेक्ट बेसिकली एक रिमाइंडर की फ्रैंक कैस्टल अभी भी MCU का सबसे ब्रूटल कैरेक्टर है, और जैसे ही एक्शन शुरू होता है मार्वल फुल सेवेज मोड में चले जाता है। लेकिन उस एक्शन तक पहुंचने से पहले स्पेशल का फर्स्ट हाफ काफी इमोशनल और साइकोलॉजिकल है, और यहाँ से मिक्स रिएक्शंस भी स्टार्ट होंगे। बिकॉज स्टोरी का बिगेस्ट स्ट्रेंथ भी फ्रैंक का ट्रोमा है, और बिगेस्ट वीकनेस भी वही है। हम फ्रैंक कैस्टल को फिर से वही बैटल फाइट करते हुए देखेंगे। फैमिली का लॉस, गिल्ट, रिवेंज, एंगर, सेल्फ डिस्ट्रैक्शन, और सच बोलूं जॉन ब्रेंथॉल इतना अच्छा एक्टर है कि वो रिपीटेटिव राइटिंग को भी इमोशनली एंगेजिंग बना देता है। उसकी आंखों में इतना पेन होता है कि बिना डायलॉग्स के भी सीन्स काम कर जाती है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम ये सब पहले भी देख चुके हैं, नेटफ्लिक्स पनिशर में भी, डेयरडेविल में भी, और अब यहाँ भी। फ्रैंक मेंटली सेम जगह पे स्ट्रक फील होता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कैरेक्टर को अपनी फैमिली भूल जाना चाहिए, ऑब्वियसली वो इम्पॉसिबल है, लेकिन राइटिंग कभी कभी ऐसा फील करवाती है कि मार्वल को फ्रैंक के इमोशनल आर्क को आगे कैसे ले जाना है वो खुद भी कम्प्लीटली श्योर नहीं है। और हॉनेस्टली ये क्रिटिसिज्म जेन्युइन है, बिकॉज इमोशनल सेटअप स्ट्रॉन्ग है बट फ्रेश नहीं लगता। लेकिन फिर भी मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं एक सेकेंड भी बोर नहीं हुआ, बिकॉज एटमॉस्फेयर बहुत सॉलिड है, स्पेशल का टोन डार्क है, कैमरा वर्क ग्राउंडेड है, म्यूजिक डिस्टर्बिंग फील देता है, और फ्रैंक कैस्टल लिटरली ब्रोकन आदमी लगता है। कोई सुपर हीरो वाइब्स नहीं, कोई कूल वन लाइनर्स नहीं, सिर्फ एक मेंटली डिस्ट्रॉय सोल्जर। और इसी चीज की वजह से ये स्पेशल बाकी MCU प्रोजेक्ट से अलग फील होता है। अब विलन की बात करते हैं। मैं पर्सनली थोड़ा डिसअपॉइंटिंग हुआ। सेटअप इंटरेस्टिंग है, कैरेक्टर की मोटिवेशन भी समझ आती है, लेकिन स्क्रीन टाइम कम होने की वजह से इंटिमिडेशन बिल्ड नहीं होती। और जब तक तुम कैरेक्टर को प्रॉपरली फील करना स्टार्ट करोगे, स्टोरी ऑलरेडी नेक्स्ट पेज में मूव कर जाती है। मुझे लगा यहाँ मार्वल और बेटर कर सकता था, स्पेशली बिकॉज पनिशर स्टोरी तब बेस्ट होती है जब विलन इक्वली डिस्टर्बिंग हो, लेकिन यहाँ विलन ज्यादा एक प्लॉट डिवाइस जैसा फील होता है। और जैसे ही सेकंड हाफ स्टार्ट होता है, हमको फाइनली वो सेवेज पनिशर देखने को मिलता है जिसका फैंस इतने सालों से वेट कर रहे थे। प्योर सर्वाइवल मोड, फ्रैंक कैस्टल और एक्शन जेन्युइनली इंसैन है। मैं ओवर हाइप नहीं कर रहा, बट MCU में इतना ग्राउंडेड ब्रूटल एक्शन हमने काफी टाइम से नहीं देखा। गन फाइट्स मेसी है, पंचेस हैवी फील होते हैं, हर हिट डेंजरस लगती है, और बेस्ट पार्ट सेकंड हाफ के एक्शन सीन्स क्लियरली फैंस को इम्प्रेस करने के लिए बनाए गए हैं। कभी वो इक्विपमेंट यूज करते हैं, कभी रैंडम ऑब्जेक्ट्स को वेपन बना देते हैं, कभी प्योर रेज मोड में एनिमीज पे टूट पड़ते हैं, और कुछ सीन्स में जेन्युइन जॉन विक वाइब्स आती हैं, स्पेशली जब मल्टीपल एनिमीज उसके पीछे पड़ते हैं। लेकिन सिर्फ जॉन विक ही नहीं, मुझे पर्सनली थोड़ा द राइड वाइब्स भी आए। क्लस्ट्रोफोबिक एक्शन, टाइट स्पेस, कंटिन्यूस टेंशन, और फ्रैंक का ब्रूटल एफिशिएंसी लेवल। ये बंदा इंसान कम और मशीन ज्यादा लगता है। डिज्नी प्लस के लेबल की वजह से मुझे नहीं लगा था ये प्रोजेक्ट वायलेंट होने वाला है। ब्लड भी है, इम्पैक्ट भी फील
होता है और वायलेंस का वेट भी मेंटेन रहता है। इसके एक्शन काफी बेटर है और एक जरूरी चीज जो मुझे बहुत अच्छी लगी, मार्वल ने फ्रैंक को सेफ बनाने की कोशिश नहीं की। वो स्टिल मोरली डिस्टर्बिंग कैरेक्टर है। वो स्पाइडरमैन जैसा होपफुल हीरो नहीं है। फ्रैंक प्रॉब्लम्स सॉल्व नहीं करता, फ्रैंक प्रॉब्लम्स को एलिमिनेट करता है और स्पेशल बार बार ये रिमाइंड करता है। इसीलिए मुझे लगता है मार्वल फाइनली समझ गया है कि पनिशर को फैमिली फ्रेंडली बनाओगे तो कैरेक्टर खराब हो जाएगा। अब एंडिंग की बात करते हैं विदाउट स्पॉयलर्स। एंडिंग बेसिकली ये कंफर्म करती है कि फ्रैंक कास्टल अब ऑफिशियली वापस आ गया है, इमोशनली भी मेंटली भी, और हम सब जानते हैं कि ये स्पेशल फ्यूचर MCU अपीयरेंस सेटअप कर रहा है, स्पेशली स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे। और ये कॉम्बिनेशन बहुत डेंजरस हो सकती है बिकॉज नो वे होम के बाद पीटर पार्कर ऑलरेडी लोनली और इमोशनली डैमेज स्टेट में है। और अब इमेजिन करो उसकी इंटरैक्शन की फ्रैंक कास्टल के साथ, एक होपफुल हीरो और एक कंप्लीटली ब्रोकन विजिलेंटी। अगर मार्वल ने सही लिखा तो ये MCU के बेस्ट डायनामिक में से एक हो सकता है। सिंपल वर्ड्स में द पनिशर वन लास्ट किल परफेक्ट नहीं है, स्टोरी रिपीटेटिव फील होती है, विलन वीक है और इमोशनल थीम्स कुछ लोगों को रिसाइकल लगेंगे, लेकिन जॉन ब्रेंटॉल एब्सोल्युटली किल्स इट। एक्शन ब्रूटल है, टोन डार्क है और सबसे इम्पोर्टेंट ये फाइनली पनिशर जैसा फील होता है, क्योंकि डिज्नी प्लस पे आने के बाद भी कैरेक्टर की ब्रूटलिटी कम नहीं हुई और मेरे लिए दैट अलोन मेक्स दिस स्पेशल वर्थ वॉचिंग। अगर तुम नेटफ्लिक्स पनिशर के फैन हो तो तुमको ये बहुत पसंद आएगा, और अगर तुम सिर्फ MCU फैन हो तो प्रिपेयर रहना बिकॉज ये टिपिकल मार्वल प्रोजेक्ट नहीं है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो सिनेमा डिटेल्स को। ऐसी ही हॉनेस्ट मूवी रिव्यूज के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।